एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बहुत दिन बाद भाई लेक्चर आ पाया। थोड़ी सी किसी वजह से हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे, समय भी नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। बट हाँ, थोड़ी कोशिश करेंगे कि हमारा लेक्चर जो भी है वो कंटिन्यू आते रहे। हालांकि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले भाई, आज के लेक्चर में आपको पता है आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और इस जो पेपर है उसका नाम था केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भाई हम बता चुके हैं और हमने शुरुआत जब किया था हमने बताया था कि सर हमारे इस पेपर में ना 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन को एक लेक्चर में नहीं करेंगे, ये हमने बोला था। हमने कहा था सर हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्यों करेंगे? क्योंकि उन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ये हमने कहा था। सर हमने अब तक के अगर मैं बात करूं, अब तक हम 6 लेक्चर को कर चुके हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रहे थे। 60 क्वेश्चन। सर 60 क्वेश्चन के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है, उनका रीजन, मतलब उसके बारे में टोटल जानकारी हमने पढ़ी थी। क्या चीज होती है, कैसे होती है, कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारी चीजें जान चुके हैं। क्या लेक्चर हो गए ना? आज हमारा 7वां लेक्चर है। क्या आज भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं? हम नहीं बोलेंगे भाई 10 नहीं करने वाले, क्योंकि फिर 5 रह जाएंगे ना, उसका कोई मतलब नहीं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। उनके सभी के कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको भी समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। अगर आपने देख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे ना भाई, अगर नहीं देखे तो जाइए इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, सीधा प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे और वहां पर जो भी लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू आप देख सकते हो। क्योंकि उससे क्या होना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत इफेक्टिव होने वाली है। क्योंकि भाई आपको पता है इंपॉर्टेंट तो आप करते ही, इंपॉर्टेंट के साथ साथ जब हम कॉन्सेप्ट से भी क्लियर कर लेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। भाई अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 तो हो गया ना? हाँ सर हो गया। 60 क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 61 से। ओके भाई, क्या क्वेश्चन है सर बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे ये कह रहा है द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा भाई, और बहुत अच्छे से जब हमने इसको क्लास में कराया ना, बहुत अच्छे से कर रखा भाई। FeF6 और यहां पर दे रखा है 3- इज ए। क्या ये लो स्पिन होगा, क्या ये हाई स्पिन होगा, क्या ये लो और हाई दोनों हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं होगा? तो बड़ा बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, या तो लो होगा या हाई होगा। हम देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। 6 फ्लोरीन लगे। पहली बात तो मुझे ये बता दो भाई, आपने अगर क्लास कर रखी ना तो आप इसको देखकर ही आंसर बता सकते हो। अगर हमने जो कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, आपने थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन वाली यूनिट जो है अगर वो आपने कर रखी है, आई थिंक यूनिट नंबर 7 है ना, अगर वो आपने कर रखी है तो आप देख कर इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। भाई फ्लोरीन क्या है मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? हम कहेंगे सर ये है वीक फील्ड लिगेंड, ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग करता नहीं सर। जहां पेयरिंग होती है वहां लो स्पिन बनता है, जहां पेयरिंग नहीं होती है वहां लो स्पिन बनता ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, तो हम कहेंगे सर नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग होगी ही नहीं, जब पेयरिंग होगी ही नहीं तो क्या वो लो स्पिन हो पाएगा? हम कहेंगे नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? ये सीधे सीधा हम बोलेंगे सर हाई स्पिन होगा। ये तो देखते ही पता चल गया, ये तो देखते ही पता चल गया। सर फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करता है, और जहां पेयरिंग नहीं होती है वो हाई स्पिन होता है। तो सर सीधा सीधा हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हम कहेंगे सर हाई स्पिन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड थे वो भी हमने समझ लिया। हालांकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में कर रखे हैं क्लास के अंदर। आपके पास समय है तो आप कर लीजिए क्लास को अटेंड, अगर समय नहीं है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही समझ लीजिए। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन इज। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितना माइक्रोस्टेट होगा? तो देखो माइक्रोस्टेट का एक फॉर्मूला होता है। माइक्रोस्टेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम कहेंगे सर माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सर ये एक फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे सर एन क्या होता है, आर क्या होता है, ये हमको बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो एन है हमारे पास, ये जो एन है ना, एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आर इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल, प्रेजेंट इन सबसेल। मतलब क्या है इसका सर, मतलब सर ये देखो, हमसे बोला है डी, कितना दिया है 2, इसमें डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो हम कहेंगे टोटल तो 10 आ सकते हैं, तो भाई एन की वैल्यू 10 होगी। सही है, अभी कितने हैं सर, अभी 2 है, तो आर की वैल्यू 2 होगी बस। अगर आपको माइक्रोस्टेट निकालने हैं तो एन की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 2 रख दिए, फॉर्मूला सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जैसे कैसे आएगा भाई, देखिए एन की वैल्यू कितनी 10, तो हम कहेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे भी, क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना है 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा, हमें क्या करना भाई 8 फैक्टोरियल, 10 वाले को 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें पता है सर, कैसे करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 रखना है, तो 8 फैक्टोरियल पे छोड़ दो। भाई हम कहां तक ले जा सकते हैं, जितना भी नंबर है सबको 1 तक लेके जाना होता है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लेके जाते हैं। लेकिन यहां पर हमें नीचे भी 8 फैक्टोरियल, तो हम काटने के लिए इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे छोड़ दो, और नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, 2 को कैसे लेंगे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और हमें यहां से पता चल रहा है सर, क्या पता चल रहा है कि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से बचा गया सर 9, 10 9 कितना होगा 90 अपॉन कितना होगा 2, 1 फैक्टोरियल 1 है, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 45। सिंपल। क्या मतलब सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे पूछा गया D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट कितनी होंगी, तो हम कहेंगे सर 45 होंगी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आपसे D1 पूछे, D2 पूछे, D3 पूछे, D4 पूछे, D5 पूछे, कुछ भी पूछे, करना क्या है सर, करना ये है इस फॉर्मूले फिट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हुआ, अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या करा, जरा सुन लो इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए भाई क्या कह रहा है भाई साहब हमसे क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा है 63। ओके, द कॉम्प्लेक्स साइन, हमें कॉम्प्लेक्स साइन दे रखा, आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, विजुअलिटी क्लियर है ना, और देख लेते हैं इससे बेहतर, यही ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास 2, एक कंपाउंड सर ये हमारे पास ये दे रखा है, दूसरा हमारे पास ये दे रखा है। अच्छा कॉमन चीज देखो, एक CO एक CO, ठीक है। ओके, 5NH3 5NH3, ओके ओके, 2+2+, ओके ओके। अंतर कहाँ भैया, अंतर यहां पर है, इसमें लिख रहा है NO2 और इसमें लिख रहा है ONO, NO2 ONO। सर NO2 नेगेटिव होता है और ONO नेगेटिव होता है, हमने लिगेंड में बताया तभी। NO2 लिगेंड को क्या कहते हैं हम, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N कहते हैं, और NO2 ONO नेगेटिव क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सर नाइट्राइटो O कहते हैं, नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O। ये कौन है, ये सर ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड। हमने क्या कहा था, एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, और एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब हमने क्या बताया था सर, हमने ये कहा था कि ऐसे लिगेंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है, डेंसिटी भी सेम होती है, लेकिन उनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं, और एक टाइम पर केवल एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सर हमने उसको कहा था एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या इसमें आयन अलग अलग है, बिल्कुल नहीं है।
कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, बिल्कुल नहीं है। ज्योमेट्रिकल है नहीं, कौन सा होगा, लिंकेज आइसोमर, क्योंकि भाई साहब यहां पर सेंट्रल मेटल एटम से लिंक है नाइट्रोजन, नाइट्राइटो N में, और यहां पर लिंक होता है ऑक्सीजन, नाइट्राइटो O में। तो भाई हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आइसोमरिज्म पढ़े थे कि भाई साहब यहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाए, आपको केवल और केवल क्या देखना है, वहां पर लिंकेज आइसोमरिज्म होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आई होप क्लियर होगी बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हमसे कह रहा है कि which of the following does not explain the nature of bonding in coordination compound। मतलब इसमें थ्योरी दे रखी है आपकी, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताता। थ्योरी तो बॉन्डिंग के बारे में बताती भी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताती भाई, प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, बिल्कुल बोलती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, भाई मॉलिक्यूल बनना तो बॉन्ड तो बनेगा ना, बिल्कुल ये थ्योरी भी बताती है हमारे पास। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत चीख के बोलती है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी बॉन्डिंग बता। वीएससी पेयर नहीं बोलता भैया, ये किसी बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताता। वीएससी पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये केवल ये बताता कि जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में होने वाले रिपल्सन के बारे में बताता है, जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताई जा सकती है, जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के एंगल को डिफाइन किया जा सकता है। सर वो चीज के बारे में वीएससीपीआर बताता है, कभी भी बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताता कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड होगा। तो सीधा सीधा यहां से तो हमारा पता चल गया कि कौन नहीं बताता, कौन एक्सप्लेन नहीं करता है बॉन्डिंग को, तो हम कहेंगे सर वीएससीपीआर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, नॉट पूछा भाई उसने, नॉट पूछा, कौन नहीं बताता? वीएससीपीआर नहीं बताता। क्लियर है? ओके, ठीक है सर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 65, ये हो गया। अरे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 65, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 65? आई होप आपको विजुअल होगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आयोनाइज, कौन सा आयोनाइज नहीं होगा? इसमें क्या है? PtNH3 2Cl2, PtNH3 3Cl4, PtNH3 4Cl4, PtNH3 6Cl। भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर इसने बताया नहीं कि कौन आयन है कौन आयन नहीं है, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे कितने लिगेंड होंगे? भाई लिगेंड के अलावा सब कौन होंगे? आयन की फॉर्म में होंगे। तो लिगेंड पीटी के पास 4 होंगे या फिर 6 होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 या फिर होगा 6। तो आप ऐड करके पता कर सकते हो। पीटी से 6 NH3 1 Cl है, 6 + 1 कितना होगा? 7। सर 7 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही नहीं पीटी का, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। तो ये आयोनाइज हो सकता है, बिल्कुल ये आयोनाइज हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई एक आयन जरूर हो भाई, वो Cl ही होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, PtNH3 का होल 6 और Cl आ गया हमारे बाहर, ये होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है भाई इसके पास, है 7 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो एक Cl को बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यहां पर देखें भाई, 4 इधर है, ठीक है, 4 NH3 4 Cl, कितना हो गया सर? 8 हो गया। 8 भाई 6 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, 6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो 8 भी पॉसिबल नहीं होगा, और 8 भी पॉसिबल नहीं होगा तो भाई ये भी हमारे पास क्या आयोनाइज हो सकता है। उसने पूछा डज नॉट, कौन आयोनाइज नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे PtNH3 का होल 4, अंदर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तो 2 Cl अंदर होंगे और 2 Cl हमारे बाहर होंगे, ये भी आयोनाइज हो सकता है सर। इसके अलावा यहां पर बात करें, ये 3 + 4 कितना हो गया भाई? ये फिर से 7 हो गया, 7 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया भाई?
NH3 का होल से 3 है तो थ्राइज हो गया। Cl पे कितने आ जाएंगे 3, टोटल 6 लेने हैं, बाकी Cl कितने पहुंचे बाहर, एक ही पहुंचेगा, ये होगा, यहां से भी आयोनाइजेशन पॉसिबल होगा। अब यहां पर देखिए इसमें कहना भाई 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 हो गया सर 4, क्या 4 पॉसिबल है, बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही पीटी रखता है, 4 रखता है, 6 रखता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखेगा। अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये तो सीधा सीधा होगा पीटी NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो हमसे कह रहा भाई कौन आयोनाइज कौन होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है वो आयोनाइज होता है, अंदर वाले कभी आयोनाइज नहीं होंगे, ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हम यहां पर कहें भाई कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर कोई आयन है ही नहीं जो आयोनाइज हो, लेकिन इन सब में आपके पास आयन है, यहां पर एक Cl है, यहां पर 2 Cl है, यहां पर एक Cl है, ये आयोनाइज हो सकते हैं, इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ओके सर, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। और ये सब हमने देखो 2 जगह पढ़ा है अभी, ये सब हमने देखो वर्नस थ्योरी में भी पढ़ा था, और जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट नंबर आई थिंक कौन सी थी 6 थी, है ना, वो जब स्टार्ट की थी तो वहां पर ये सारी की चीजों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, 65 हो चुके। ओके, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है भाई CuNH3 का होल 5 BrSO4 एंड CuNH3 का होल 5 SO4 Br, सो कौन सी आइसोमरेज दिखाता भाई मेरे, एक CO 5NH3 5NH3, यहां पर कौन है Br अंदर और यहां पर कौन है SO4 अंदर। भाई अगर आप गौर से देखो यहां पर एक कोष्टक है, ये आयन है, ये कोष्टक है और ये आयन है, सॉरी ये कोष्टक है और यहां पर आयन है, यहां से कौन सा आयन मिलेगा SO4 नेगेटिव, यहां से कौन सा आयन मिलेगा Br नेगेटिव। भाई मेरे दोनों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन आयन अलग अलग है, इसलिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा भैया। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होता है, जब एम्बिडेंट लिगेंड हो, कोई है, हम कहेंगे नहीं है। कोऑर्डिनेशन कब होता है, जब दोनों ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, प्लस और माइनस भी, यहां तो एक एक ही है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं है, वो है ही नहीं आंसर। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन, क्योंकि इनमें हमारे पास आयन डिफरेंट है। सिंपल सा भाई, अगर मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने वो क्लास कर रखी होगी तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, बहुत आसान लग रहे होंगे। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किस पर भाई, क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कर रहा है, इन स्क्वायर पिनेलर कॉम्प्लेक्स, हमारे पास स्क्वायर पिनेलर कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्क्वायर पिनेलर में क्या होता है भाई, ये मेटल होता है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, और ये सारे लिगेंड क्या होते हैं, इस तरह से आपस में मिलकर एक स्क्वायर प्लेनर यानी कि एक स्क्वायर बनाते हैं जो प्लेन में होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो किसके थ्रू होती है, SN1 SN2 SE1 और SE2। तो भाई पहली बात तो ये है, बोला उसने सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बता दूं भाई, यहां पर जब लिगेंड पर कौन सा होता है, लिगेंड पर हमें क्या देखना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन है। अब लिगेंड पर होता है नेगेटिव, तो लिगेंड खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। लिगेंड किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हमने पहले इलेक्शन बता दिया था जब मेटल और लिगेंड की बात कर रहे थे। तो भाई यहां पर इलेक्ट्रोफाइल वाले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब बचे न्यूक्लियोफाइल वाले। अब न्यूक्लियोफाइल में कौन सा, यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर, आप मुझे लगता है क्लास 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। आप SN1 में देखते हो, SN1 में पहले लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, पहले लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, उसके बाद दूसरा आके लगता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। जबकि SN2 में एक लगा हुआ दूसरा पीछे से अटैक करेगा और निकलता चला जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, इसमें जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है 4। क्या होता है,
4 होता है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर आप SN1 के थ्रू जाओगे तो पहले एक लिगेंड को तोड़ना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है इसमें, इस केस में, इसीलिए SN1 के थ्रू नहीं जाता है। लेकिन अगर हम बात करें SN2 में, तो SN2 में सब्स्टिट्यूशन के दौरान ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बना लेता है, जिसकी शेप हो जाती है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसलिए वो SN2 के थ्रू जाता है। इसको आप मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ज्यादा फेवरेबल SN1 भी हो सकता है लेकिन उसका रेट क्या होता है, कम होता है। मैक्सिमम रेट के साथ कौन सा चलता है, SN2, ठीक है। इसे एसोसिएशन मैकेनिज्म कहते हैं और SN1 को डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन मोस्टली फेवरेबल होता है इसमें, इसलिए, और डिसोसिएशन हमारा ऑक्टाहेड्रल में। अगर देखो सुनो, दो चीजों पूछा जाता है, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखेंगे स्क्वायर प्लेनर में जो होता है अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो SN2 से होगा, और ऑक्टाहेड्रल में जो होता है वहां पर आप SN1 का यूज ज्यादा करें, ठीक है। बस ये होता है, और कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 68। आ जाओ भाई 68 पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे 68 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 68 हमसे ये कह रहा है कि इन विच कॉम्प्लेक्स DsP2 हाइब्रिडेशन अकर्स बाय DsP3 हाइब्रिडेशन अकर्स। किसमें हमारा DsP3 हाइब्रिडेशन हो रहा है? पहली बात तो ये समझ लो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भाई D पहले लिखा है तो एक पहले वाली D यूज होगी, और बाद में लिखा है तो बाद वाली D यूज होती है। इनर और आउटर हमने पढ़ाया था, जैसे मान लीजिए NS है तो D N-1 यूज हो रही तो D पहले लगाएंगे, और N वाली D यूज हो रही तो D बाहर लगाएंगे। ये हम पहले ही बता चुके थे। अच्छा, यहां से एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक D है, एक S है, 3 P है, 3 4 5 सॉरी 3 4 5 हो गए ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया भाई सब 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। तो यहाँ Ni के साथ कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए। Cg में 5 लगे हो सकता है, I में 5 लगे ये भी हो सकता है, या H2 में 6 लगे हैं भाई, यहाँ पर 4 है ये भी नहीं हो सकता, 6 है ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों, अब बचे ये दोनों। अब इसमें एक चीज देखो, बिना सॉल्व करे हम इसका आंसर निकाल देंगे। D कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है ना, D पहले का मतलब पहले वाली D यूज होनी चाहिए। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो भाई कॉपर में यहां से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 आएगा, और +2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो हमारा क्या आता है? D9। क्या आता भाई? D9 आता है। और D9 आता है तो यहां से हम ये कह सकते हैं भाई साहब इसके पास कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल भी ही नहीं है जिसको कि वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए इसके पास इकलौता एक चांस है, और वो है IF7। जब आप IF7 का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो उसका हाइब्रिडेशन DsP3 ही पाओगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 पर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है अभी? क्वेश्चन नंबर 69, लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज। लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कौन से होते हैं? लेवाइल का मतलब है जो रिएक्टिव होता है ना, इनर्ट का मतलब जो रिएक्टिव नहीं होता है। तो यहां से कह रहा है विच परमिट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, जो जिसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है तो रिएक्टिव हो गया ना, रिएक्टिव होगा तो भाई वही लेवाइल होता है। बिल्कुल सही बात है। विच डू नॉट परमिट, पॉसिबल नहीं, जो परमिट देते ही नहीं है, लिगेंड एक्सचेंज होंगे नहीं तो वो इनर्ट हो गया, वो लेवल कैसे हो सकता है? विच थर्मोडायनामिक स्टेबल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये तो सिंपल था, इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, आज हमें 70 नहीं 75 तक क्वेश्चन करने ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 70, द टर्म सिंबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन इज। भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है। इसमें P2 के लिए टर्म सिंबल पूछा है, ना कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। भाई टर्म सिंबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में दोनों में फर्क होता है। टर्म सिंबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में दोनों में फर्क होता है। तो हम पहले भी बताए थे कि अगर आप टर्म सिंबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं?
टर्म सिंबल, टर्म सिंबल। तो वहां पर यूज फॉर्मूला तो यही हो 2s+1 और यहां पर L। और अगर आप बात करते हो ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास टर्म होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, यहां पर हम क्या यूज करते हैं 2s+1, यहाँ पर L और नीचे क्या होता है J। अच्छा, इसके बारे में पहले भी फॉर्मूला बता चुके हैं टर्म सिंबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में, या फिर ये टर्म बोल दो और इसको टर्म सिंबल बोल देते हैं ना। अब प्रॉब्लम हमारे पास पता है क्या है, प्रॉब्लम ये हमारे पास दे रखा P2। उसने ये नहीं बोला हमसे कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, उसने ये नहीं बोला हमसे कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, उसने डायरेक्टली टर्म सिंबल दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं डायरेक्टली, जितने, हालांकि बहुत बड़ा मेथड है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर p ऑर्बिटल है तो उसके लिए p ऑर्बिटल के लिए हमें पता है l की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होता अगर l की वैल्यू 0 1 2 3 होता है तो हम उसके लिए s p d f यूज करते हैं ना। तो p के लिए कितना होता है 1। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, तो यहां से आप l की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई l की वैल्यू हमारे पास ये होती है L1 + L2 से लेकर L1 - L2 तक की वैल्यू को L कहता है, कैपिटल L। अब ये तो कैपिटल L के लिए यहां से देखो L1 कितना होगा भाई, P के लिए तो 1 ही है, P के लिए 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 से लेकर 1 - 1 तक। तो 1 + 1 कितना होगा 2 से लेकर कहां जाना है 0, तो 2 से 0 तक क्या होगा 2, 1, 0। तो मतलब यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई इनके लिए जो कैपिटल L है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो 0 के लिए आता है कैपिटल S, 1 के लिए आता है कैपिटल P और 2 के लिए आता है कैपिटल D। भाई साहब ये हो गया हमारे पास टर्म। ये मैं आपको, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कैपिटल L की वैल्यू निकाल देते हैं। कैपिटल L निकालने के बाद फिर हमारे पास आता है कैपिटल S। S को कैसे निकालते हैं भाई, S भी हमारे पास वही कहानी होती है। क्या कहानी होती है भाई, स्मॉल s1 + s2 से कितना S1 - S2 तक। अब S1 क्या होगा भाई, S, अगर हम P2 की बात करें तो हमारे पास ये होगी ना ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो भाई पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी कितना होगा, स्पिन हाफ होगा 1/2, दूसरे के लिए भी 1/2, से कहां जाना है 1/2 - 1/2। तो 1/2 कितना होगा 1, से कहां जाना है 0, तो इसके लिए तो 2 ही आ गए, एक 1 आ गया दूसरा 0 आ गया। अब यहां पर हमें निकालनी होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, S की वैल्यू 1 और 2 आ गई। अगर हम 1 के लिए निकालते हैं 2s+1 की वैल्यू, 2s+1, तो S की जगह 2 1 रखेंगे, 2 1 2 और 1 3, यानी कि यहां पर ट्रिपलेट आ जाएगा। और अगर 0 के लिए निकालते हैं तो 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S की जगह 0 रखोगे तो आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, सिंगलेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर कितने टर्म सिंबल आ सकते हैं, तो भाई साहब S P D ये तीनों पॉसिबल हैं, और मल्टीप्लिसिटी 1 और 3 ये भी पॉसिबल है। तो हम यहां से ये कहेंगे S भी पॉसिबल है, P भी पॉसिबल है, D भी पॉसिबल है, और मल्टीप्लिसिटी 3 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। इसमें 3P दिया है, पॉसिबल है क्योंकि 3P पॉसिबल हो जाएगा। 1S भी पॉसिबल है, 1D 3P, हाँ सॉरी, S P D यही है ना, और 3 और 1 यही है ना। तो हम यहां से 3P पॉसिबल है, 3 और P ये पॉसिबल है, 3P, और 1S पॉसिबल है, 1 और S के साथ ये भी पॉसिबल है, और 1D के साथ भी पॉसिबल है, 1D पॉसिबल है। तो मतलब ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको क्लास में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। हम इसको समझने में लगभग 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा लगा लेते हैं। तो अभी फिलहाल इतना डिटेल नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 71, वहां पहुंचते चलिए। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या कर रहा है, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर फ्लोरीन इज, हाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर जहां पर बोल दे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल तो फिर कोई दिक्कत नहीं,
F के लिए पूछा, अब इसके लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे सर? हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा। अब p हमारे पास इस तरह से बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने? 5 1 2 3 4 5। यहाँ से हम करते हैं p में +1 0 -1, इस तरह से करते हैं। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? l की वैल्यू। जब l की वैल्यू निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1, दूसरे के लिए 1, कितना हो जाएगा? 2 प्लस इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, टोटल हो जाएगा 0 प्लस इसके लिए कितना? -1। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 -1 1 आ गया। और 1 के लिए हमें पता भी 0 1 2 3 4 5, इसके लिए कैसे करते हैं? S P D F G H, इस तरह से होता है। तो 1 के लिए क्या आ गया सर? P आ गया। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? P आ गई। ओके, अब इसके लिए हम निकालते हैं S। तो S बराबर कितना होता है? अगर हमारे पास होल्ड सोर्स दे रखा है तो आपको n/2 करना है। n का मतलब क्या होता है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन सर 1 है, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो S की वैल्यू 1/2 हो गई। हमें निकालनी होती है 2s + 1, तो 2s + 1 निकालेंगे तो 2 × S की वैल्यू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस पर मल्टीप्लिसिटी हो गई हमारे पास 2। ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं सर 2s ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, 2s + 1, यहाँ L और यहाँ पर J, ठीक है। 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। L की वैल्यू क्या है? P है। अब J की वैल्यू कैसे निकालते हैं? J बराबर क्या होता है? 3 फॉर्मूले बताए थे, L - S, S और L + L। अगर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है आधे भरे हैं तो S के बराबर, आधे से कम है तो L - S, आधे से ज्यादा है तो L + L, ज्यादा है ना तो हम क्या करेंगे? L + S। L की वैल्यू कितनी सर? L की वैल्यू आई है 1। S की वैल्यू कितनी? S की वैल्यू 1/2। आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से J की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। तो आंसर हो जाएगा 2p 3/2। आंसर हो जाएगा हमारे पास 2p 3/2। कहाँ है ये? 2p 1/2 नहीं हो सकता, 2p 3/2 यही पॉसिबल है। 1p हो नहीं सकता। 1 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपका AG होता है निकालना, जो कि 2p 3/2 के बराबर आ जाना है। आई होप क्लियर होगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 भी क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 डायरेक्ट दिया भाई, क्यूरी-वाइज लॉ इज गिवन बाय। क्यूरी-वाइज लॉ क्या बताता है? देखो, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड कैसे होते हैं सर? हमारे पास कंपाउंड होते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। सर ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब इनमें होते तो हम क्या करते हैं? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकालने के लिए नॉर्मल रूल को फॉलो करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए। लेकिन अगर कोई हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक है कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है, या फिर फेरीमैग्नेटिक है, तो इनकी पैरामैग्नेटिक नेचर को देखने के लिए, इनके नील टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर इनका नेचर देखने के लिए हमें एक रूल की जरूरत पड़ती है। उसका नाम होता है क्यूरी-वाइज लॉ, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकालता है। अब वो क्या बताता है? उसका होता है कि मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो होती है C/T - θ। C होता है क्यूरी कांस्टेंट, T होता है हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप उसकी ससेप्टिबिलिटी को देखना चाहते हो। और थीटा क्या होता है? थीटा सर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ये भी कांस्टेंट होता है हमारे पास, है ना, वाइज कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास में ये इसकी वैल्यू प्लस और माइनस ये डिपेंड करती है कि आपका कंपाउंड फेरीमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। उसके बाद इस थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर क्या है? C/T - θ। फॉर्मूला पूछा है आपसे, C/T - θ। ये पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पर, और ये हमारा अभी है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 73। ओके, ये 3 क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद ये क्लास हो जाएगी एंड। फिर हम मिलेंगे अपने सेमेस्टर नेक्स्ट के साथ, यानी अगला सेमेस्टर कौन सा? आपका सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 की क्लासेस के साथ मिलेंगे। और सेमेस्टर 4 के भी हमने कुछ यूनिट आई थिंक कर रखी हैं, 3-4 यूनिट उसके हो रखे हैं, तो आप उनको
आपके एग्जाम्स होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। उसके बाद बाकी के यूनिट हम कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। और आपको बताते हैं भाई सेमेस्टर 4 का सिलेबस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस हम बोलेंगे भाई सेमेस्टर 4 में हमारे पास सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारा का सारा क्वांटम मैकेनिक्स है। अगर आपने शुरुआत से नहीं किया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक पेपर तक जो होता थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, यहाँ तक आप लास्ट में पढ़ के आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर 4 को आप लास्ट में पढ़ के नहीं कर सकते, उसको शुरुआत से कंटिन्यू वे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसकी बात तब करेंगे। फिलहाल इधर आ जाओ, क्योंकि आप सिलेबस देखो खुद से समझ जाओगे कि क्या है केमिस्ट्री में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, डायमंड तो उससे कार्बन होता है, डायमंड पैरामैग्नेटिक नहीं होता। आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, पैरा नहीं होता। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, सॉल्ट है। ऑक्सीजन को तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आते हैं, जब हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक वाई, और उसको एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 74 के साथ। 74 हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Cn बिल्कुल है, Cl नहीं है, Br नहीं है, Rf नहीं। अरे भाई आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हमने पढ़ाई थी, हमने लिखाई थी, तो वहां पर सबसे पहले जो दावेदार था ना वो Cn नेगेटिव ही था। Cn, CO, C2H4 ये हम बोले थे ना, तो सबसे आगे कौन होता है? Cn होता है, खत्म कहानी बस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो डायरेक्ट आपसे पूछा गया, आपके अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स में, या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर रखे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ी थी हमने, बिल्कुल पढ़ी थी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को किससे डिटरमाइन करते हैं? रिएक्शन रेट से? बिल्कुल नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी से? बिल्कुल नहीं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट से? बिल्कुल भाई, स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा था ना, बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा था। चलिए भाई वो सब होगी बात है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 भी हो गए चुके हैं कंप्लीट। तो आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें भाई, अच्छे मार्क्स लें और अगले सेमेस्टर में पहुंचें। और मिलेंगे आपको अगले सेमेस्टर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ। अभी तक वहाँ पर कुछ यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी उसके साथ मिलेंगे। तो तब तक आप एग्जाम दो, अपने एग्जाम्स को एंजॉय करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं आपको अगले सेमेस्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।